आम मुसलमान बहुत ही जज्बाती तौर पर कहीं से भी उसे थोड़ी सी उम्मीद नज़र आती है, चूँकि मुसलमानों को उनके लीडर्स ने इतने धोखे दिए हैं कि कहीं भी थोड़ी सी भी अगर कहीं कोई उम्मीद की किरण लगती है तो वो सब टकटकी लगा के उसकी तरफ देखने लगते हैं। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद ख़ान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी, एक्सपर्ट, जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पूरे इंटरनेशनली एक्सपर्ट हैं। इनकी एक्सपर्टाइज़ अगर आपको खुले तौर पे देखना हो तो इनका एक न्यूज़ चैनल भी है यूट्यूब पर, मीडिया स्टार वर्ल्ड के नाम से, उसको आप ज़रूर विज़िट कीजिए। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका काज़मी साहब। काज़मी साहब, एक बात बताइए कि अभी टर्की के जो एक रूलिंग पार्टी के MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक मैप जारी किया है। उस मैप में ज़्यादातर वो स्टेट और कंट्रीज़ बताए हैं जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में, जिनको ऑटोमन एम्पायर के दौर में उनके पास रहे हैं, और कहा कि ये हमारे कंट्री, हम इन पर ये हमारा हिस्सा है। हम जिस तरीके से कश्मीर हम लोग कहते हैं हमारा हिस्सा, और जो कि है एक्चुअल में, और दूसरे ने गजब कर वो दबा रखा है। तो इस तरीके से तो ये जो मैप जारी हुआ है, इसके पीछे क्या चाहते, क्योंकि आप टर्की को तो समझ ही रहे हैं। जी, देखिए तुर्की ऐसा मुल्क है जो यूरोप से लगा हुआ आखिरी मुस्लिम मुल्क, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो अभी पिछले दिनों आप लोगों को याद होगा कि खिलाफत उस्मानिया की बातें बहुत सी होती रहीं। इस बीच में हागिया सोफिया मस्जिद को मतलब वो वापस म्यूज़ियम से मस्जिद बनाया गया उसको। अब ये जो मस्जिद बनी उसमें ये बात कही जाने लगी कि साहब ये तो खिलाफत उस्मानिया की तैयारी है और ये पूरी दुनिया के अनडिस्प्यूटेड मुस्लिम लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। तो ये बात चली रही थी कि इसमें बहुत लोगों ने उन्हें इस तरह से देखना शुरू किया कि शायद ये खिलाफत उस्मानिया को वापस लाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आम तौर पे चूँकि मुसलमान जज्बाती होता है और मुसलमान बहरहाल खिलाफत उस्मानिया की बहुत सी वो खूबियाँ लोगों के सामने हैं कि वो बहुत बड़े एरिए पर मुसलमानों की हुकूमत थी, जिसमें ये सऊदी अरब वगैरह भी था। खिलाफत उस्मानिया ख़त्म जो हुई उसके बाद ही सऊदी ऑटोमन एम्पायर से ही ब्रिटिशर्स ने खाली करा के तो ये एक आम मुसलमानों की जज्बाती ख्वाब है जो खिलाफत उस्मानिया की बात कही जा रही है। एक ये जो नक्शा आया है ये बहुत ही दिलचस्प है। ये तुर्की की सरकार ने नहीं छापा है। तुर्की की सरकार जो जस्टिस पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जारी किया, अर्दोगान की जो पार्टी है, अर्दोगान की। तो अभी सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कह रही है, लेकिन उसकी पब्लिसिटी अच्छी खासी की है वहाँ के मीडिया ने भी और दूसरे मुल्कों के मीडिया ने भी। इसमें तुर्की ने सीरिया, इराक, चूँकि ये दो मुल्क लगे हुए हैं, और कुछ यूरोपियन मुल्कों में भी अपना वो एरिया अपने तुर्की के अंदर जाहिर किया है। तो ये आज के ज़माने में जंगों से दूसरे मुल्कों पर कब्ज़ा करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। नहीं तो अमेरिका के पड़ोस में जो वेनेजुएला और मेक्सिको और ये अमेरिका जो पूरी दुनिया में सुपर पावर बनता है, वो भी दूसरे मुल्कों पर इस तरह से कब्ज़ा नहीं कर सकता कि ताकत है उसके पास जाके कब्ज़ा कर ले। तो तुर्की किस तरह से ऐसा कोई कब्ज़ा कर पाएगा, ये बिल्कुल अनप्रैक्टिकल किस्म की एक चीज़ है जो होने वाली नहीं है। लेकिन आम मुसलमान बहुत ही जज्बाती तौर पर कहीं से भी उसे थोड़ी सी उम्मीद नज़र आती है, चूँकि मुसलमानों को उनके लीडर्स ने इतने धोखे दिए हैं कि कहीं भी थोड़ी सी भी अगर कहीं कोई उम्मीद की किरण लगती है तो वो सब टकटकी लगा के उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो ये बहरहाल सिचुएशन है ऐसी मुसलमानों की। इसमें मुसलमान आम लोगों की गलती नहीं है, लेकिन इसमें इंटेलेक्ट का नुकसान होता है कि आदमी के सोचने समझने की जो लॉजिकल सोच होती है वो कमज़ोर हो जाती है जब इंसान
जज्बात में चला जाता है। तो अभी जो सूरत हाल है वो अच्छा, मैं इस मौके पर एक बात और याद दिलाऊं। एक बार मैं, चूँकि सीरिया का बॉर्डर लगता है और सीरिया में तुर्की की फ़ौजें 30 किलोमीटर तक अंदर, तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में वहाँ बैठी हुई हैं। इदलिब में उसने अपना डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो इराक़ में भी उसका कुछ क्लेम है, इराक़ में भी कुछ हिस्से में तुर्की की फ़ौजें बैठी हुई हैं, जिस पर कई बार इराक़ ने भी एतराज़ जताया है। और सीरिया भी ये कहता है कि ऑक्यूपाइंग फोर्स हैं आप हमारे पसंद से या हमारे इन्विटेशन पर आप यहाँ नहीं हैं। लेकिन उससे उनकी सोच तो नज़र आती है कि वो पड़ोस के मुल्कों पर किसी भी बहाने कब्ज़ा, सीरिया में तो ये कहा गया कि आपके रेफ्यूजीज़ जो हमारे यहाँ आए हैं हम उन्हीं को वहाँ बसाएंगे। तो आप वहीं को क्या बसाएंगे, फिर तो उस मुल्क को ही आप छोड़िए, वो खुद अपने लोगों को बसा लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ाइन नज़र आता है। और मैं, हाँ, सीरिया के बारे में जो बात कर रहा था वो ये कि सीरिया के एक जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान मुझे बाकायदा बताया कि तुर्की की किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में बच्चों को प्राइमरी क्लासेस में ही ऐसे नक्शे दिखाए जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि मसलन सीरिया का एलेपो हमारा है, इदलिब हमारा है, देर एज़-ज़ोर हमारा है, या इराक़ में मौसुल हमारा है। मैं आपको बता दूं कि ये जो दाइश आतंकवादी थे वो उन इलाक़ों में कब्ज़ा करके बैठे थे जिसके बारे में कहीं ना कहीं तुर्की की टेक्स्ट बुक्स में वो दिखाया जाता है कि ये हमारे इलाके हैं। तो ये बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है इस पूरे ख़ित्ते में। और तुर्की अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बात प्रैक्टिकल नहीं लगती कि दूसरे मुल्कों पर आप कब्ज़ा करके। एक बात बताएं आपको, मुसलमान सऊदी अरब की तरफ देख रहा था सबसे पहले, पूरी तरीके से डिवोटेड था, खाना काबा है जी। और उनके जो शेख हैं, उनके जो खलीफा, वो पूरी तरीके से मान रहा था, वो अपने आप को खादिमुल हरमैन कह के उनकी इज्जत होती थी। अब इंडिया में नहीं, वो कराते थे, वो प्रोजेक्शन होता था। वो तो इंडिया में इमाम आए, खाना काबा की कितनी भीड़ लगी थी जी। सड़कें बंद हो गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो भीड़ लगी थी, ये भीड़ अब गायब है, हालांकि वो उनमें से कई इमाम गिरफ्तार हैं। वही वाली मैं बात बताता हूँ। लेकिन जो ये इजराइल से संबंध इनके होने लगे तो एकदम से टूट गया, भरम टूट गया मुसलमानों का, कह रही है वो क्या रहा। उसके बाद एक्सपोज हुआ कि सब सऊदी अरब से मुसलमानों में, तो इसलिए नामुहल्ला नहीं, मैं आपको बताऊं, टर्की की तरफ जो गया है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मुसलमानों में आम तौर पर एक बहुत बड़ा ऐब है, कमी है कि उन्हें हकीकत बताई जाती है, वो आंखें बंद रखना चाहते हैं। वो शुतुरमुर्ग की तरह से रेत में जो है वो अपना मुंह दबा के, चोंच दबा करके बैठे रहना चाहते हैं। क्या सऊदी अरब के इजराइल से ताल्लुकात हैं, ये कोई ढकी छुपी बात थी? आज तक भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन तलाल फैमिली की और किस किस फैमिली का इन्वेस्टमेंट तेल अवीव में 5 स्टार होटल वगैरह तक हैं। नहीं, आपको एक बात बताएं ना, ये बात आप अपनी कर रहे हैं, हमारी कर रहे हैं, कि हमें मालूम है, लेकिन आम मुसलमान है जो उर्दू के अखबार पढ़ता है जिसमें एक भी पन्ना इंटरनेशनल नहीं होता है, ये ज़्यादातर लोकल होता है। इनकलाब जो अखबार आया है आप देखिए, उसमें ज़्यादातर लोकल खबरें हैं, स्टेट की। अरे साहब, उस अखबार में तो खबरों के ही पेज बहुत कम है, लोकल के भी। वो हदीस पढ़वाते हैं पूरा पेज। तो अब आप बताइए, वहाँ डिटेल बता रहे हैं, वो किसको पता होगी। लेकिन अब जो मुआहदे हो रहे हैं इसमें बड़ी बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ सऊदी अरब वगैरह के, भाई ये तो बिल्कुल दूसरी बात थी। तो उसमें टर्की की तरफ वो देख रहा है, जब टर्की का जैसे आप बता रहे हैं कि कुछ भी नहीं, वो देखिए, ये क्योंकि सऊदी अरब ने तो कहीं हुकूमत की नहीं है। उनको तो अंग्रेजों ने अरब का वो खित्ता दिया जिसको उन्होंने अपने नाम से सऊदी कह के और उसको बना लिया। पूरी दुनिया में अकेला मुल्क है जिसका नाम एक फैमिली के नाम से है। तो देखिए, हम बात कर रहे थे तुर्की के उस मैप की जिसमें उनका एक एडवेंचरिज्म और आसपास के मुल्कों पर कब्ज़ा करने की ख्वाहिश और हुकूमत की खामोशी उस मैप के आने के बाद, यानी कहीं ना कहीं उनका अपना कंसेंट है इस पर। लेकिन क्या दुनिया के मुसलमानों को या ख़ुद तुर्की के लोगों को
इस ख्वाब गफलत में डाल करके कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होने वाला, इसे समझने की ज़रूरत है। चूँकि जिस तरह से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने अभी ताज़ा ख़बरें में देख रहा था कि वो इज़राइल के अखबारात अब खोल करके बता रहे हैं कि उन्होंने बाकायदा कोशिश की है, जिसके नतीजे में ये हुआ है। और उन्होंने ये वादा तो नहीं किया कि सऊदी अरब कब इज़राइल से ताल्लुकात खुल करके ऐलान करेगा, लेकिन उन्होंने ये वादा किया कि हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अरब मुल्कों से, मुस्लिम मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर कर सकें। तो ये एक बड़ी मुश्किल बात होती है जब आपके पास कोई आइडियल ना हो, तो आप आइडियल की तलाश करते हैं और फिर किसी भी कमज़ोर किस्म के आदमी को, कमज़ोर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसके ताल्लुकात इज़राइल और अमेरिका से बराह रास्त हों, जिसने सीरिया और इराक़ में टेररिज्म को प्रमोट किया हो, वो अब सल्तनत उस्मानिया का अपने आप को खलीफा के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये मुसलमानों की मजबूरी है कि वो आंखें खोल करके जीना नहीं चाहते, हकीकतों को वक्त पर नहीं समझना चाहते। जिस तरह से सऊदी अरब के बारे में बहुत पहले से बताया जाता था कि उनकी हकीकत क्या है, वो अभी 2 साल पहले खबर आई थी कि हाजियों की सिक्योरिटी इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी के हाथ में चली गई है। इस किस्म की खबरें तो आती रही हैं और मुख्तलिफ मसालिक के लोग बाकायदा कहते रहे, ये कहा जाए कि तो फ़लाँ मसलक के हैं, फ़लाँ मसलक के हैं। तो अगर आप आंखें बंद करके रहना चाहते हैं तो ज़ाहिर है बार बार आपको धोखा मिलेगा और आप लीडर की तलाश में रहेंगे, और वो लीडर कहीं ना कहीं दुश्मन से मिला हुआ नज़र आएगा। जैसे आपको यहाँ भी आधी रात को मोहन भागवत से मिलने वाले लीडर मिलेंगे, इसी तरह से वहाँ आपको UAE और अरब इजराइलियों से मिलने वाले मिलेंगे। दोनों का जो जड़ें हैं वो वहीं हैं जहाँ जाकर बहुत शुक्रिया काज़मी साहब आपका कि आपने उसके कई पहलू बताए कि जो नक्शा आ रहा है उसका, और मुसलमान लीडरशिप का भी बताया, पूरी दुनिया की लीडरशिप के, भारत की नहीं, कि उसमें क्या क्या लकून और क्या क्या कमियां हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर काज़मी साहब के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।